बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है उसका भी जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल जो बढ़ रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे और दीगर अहम मामलात जिनका ताल्लुक मुल्क से और आवाम से है उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहली बात तो ये कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो गए। PTI को इस वक्त जो नताइज अभी तक सामने हैं उसमें PTI को बरतरी हासिल है गैर हतमी नताइज के मुताबिक, और पीपल्स पार्टी और नून लीग सरापा एहतजाज है इस मामले पर। क्या कहते हैं आप इन इंतखाबात के हवाले से? गुज़िश्ता रोज़ भी हमने डिटेल बात की है। देखें एतजाज़ नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इन इंतखाबात पे ये कहना कि धांधली हुई है या नहीं हुई, मैं समझता हूँ वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब ने इंतखाबात से पहले, पोलिंग से बहुत पहले जो डिज़ाइन सामने दिया था, जो लोगों को जो चीज़ें बताई थी वही हुई हैं। उसमें कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आया। उन्होंने ये कहा था, रिकॉर्ड पर होगा, आपने देखा होगा कि पहले नंबर पर PTI होगी, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी होगी और मुस्लिम लीग नून का तो उन्होंने कहा था सफाया हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्शंस के बारे में शेख रशीद साहब को ये किसने बताया था? क्या ये कहीं फ़ैसला हुआ है? क्या ये कहीं ड्राइंग बनाई गई है? क्या ये हुकूमत ने कहीं ये फ़ैसला कर लिया है कि अपोजिशन को हमने इस तरह रखना है? ये जो बातें शेख रशीद साहब ने कही हैं वो बिल्कुल रिज़ल्ट उसी तरह आए हैं। तो अब अपोजिशन के पास सिवाय इसके अलावा और क्या ऑप्शन रह गया है कि वो कहे जी इन इंतखाबात में धांधली हुई है, और धांधली भी बहुत खौफनाक हुई है। देखें ना, ये तो शेख रशीद साहब इंतखाबात से पहले, बहुत पहले ये कैसे बता सकते हैं कि जनाब ये रिज़ल्ट आएंगे और वही रिज़ल्ट आए, या तो और रिज़ल्ट उसी के मुताबिक हुए। इसका मतलब ये है कि फिर हुकूमत ने कहीं प्लान बनाया हुआ था और शेख रशीद साहब को इस बात का पता था। अगर इस बात का पता था और शेख रशीद साहब को और इलेक्शन अगर ऐसे ही होने हैं जैसे शेख रशीद साहब ने पहले अनाउंस कर दिए, तो फिर मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय है कि हमें फिर अपनी कौम के करोड़ों और अरबों रुपए इन इलेक्शन के अमल पे ख़र्च नहीं करने चाहिए। ये करोड़ों और अरबों रुपए जो हम खर्च करते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बस ठीक है, डिसाइड कर लिया जाए कि जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ पार्टी नंबर 1 होगी, फ़लाँ 2 होगी, नंबर 3 होगी। फिर क्या हमने ये जमहूरियत के नाम पर एक जो है एक ऐसे ड्रामा सा रचाया हुआ है कि, और आवाम सर्दियों में मैंने देखा, कल आपने भी देखा, रात गुज़िश्ता रात हमने लाइव ट्रांसमिशन की बहुत देर तक, उन सारे में लोग, आपने देखा होगा वीडियो में कि लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं वो शदीद सर्दी में खड़ी हुई थी और शदीद सर्दी में जो है वो वहाँ वोट डालने के लिए खड़ी हुई थी। अगर लोगों के वोटों का एहतराम इसी तरह होना है कि पहले डिसाइड कर लेना है और शेख रशीद साहब ने पहले अनाउंस कर देना है, तो फिर मेरे ख्याल में ये इलेक्शन वाला सिलसिला जो है ना, ये कराने की, एक्सरसाइज कराने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये इस तरह कर लेना चाहिए कि जी ये पार्टी पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, सारी अपोजिशन पार्टियों को भी मान लेना चाहिए। इसी तरह है सर क्योंकि देखिए, अब जैसे शेख रशीद साहब की आप प्रोडिक्शन की बात करें, वो एनालिसिस भी हो सकता है। मेरे ख्याल में बहुत से लोग टीवी पर वही बैठकर अपना अपना तज्जिया दे रहे थे कि जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह से उम्मीदवार हैं, जो वहाँ पे ट्रेंड है, तो उसका कुछ जो डाटा सर्वेस टाइप होते हैं वो भी सामने आते हैं। उनमें से कोई एक कभी सही साबित होता है, कभी गलत साबित हो सकता है। मुझे ये यकीन था कि आप ये सवाल ज़रूर जी। करेंगे नकी साहब, मुझे ये यकीन था। लेकिन क्या शेख रशीद साहब जब ये कहते हैं कि ये जिन जिन की आवाज़ें तेज़ हो रही हैं ये सारे नैब में जाने वाले हैं, शायद खाकान अब्बासी भी जाने वाला है, खुर्शीद शाह भी जाने वाला है, फलाना भी जाने वाला है और झाड़ू फिरने वाला है, फिर उसके बाद वही कुछ नहीं होता? क्या नैब उन लोगों को नहीं पकड़ा जिन जिन का शेख रशीद ने कहा है? अब ये कौन सा तज्जिया है आपके पास कि आप कहें जी आज फलां जो हैं लोग पकड़े जाएंगे? कभी शेख रशीद साहब के तज्जिए में ये तो नहीं आया कि जनाब आतब खान के ख़िलाफ़ केस है, मेट्रो पेशावर पे केस है, और बहुत सारे लोग हैं जिन पर केस है। क्या उनकी कभी उन्होंने कहा है? जहांगीर तरीन पर अभी पर्चा दर्ज हुआ है, उनके बेटे पे दर्ज हुआ है, इनके बारे में शेख रशीद साहब ने तो नहीं कहा कि उन पर FIA में जो है एक FIR दर्ज होगी, पर्चा दर्ज होगा और वे पकड़े भी जाएंगे?
ये सारी की सारी बातें अपोजिशन के लिए होती नहीं, हैं। उन्होंने तो दिसंबर तक, नवंबर तक कहा था झाड़ू फिर जाएगा, बल्कि एक अक्टूबर की भी डेट दी थी। वो प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुई। नहीं, क्या सारी की सारी लीडरशिप तो अंदर हो गई वो है तो और बहुत क्या पहले रह हुई गया? हुई है ना, देखें, जरदारी साहब या मियां साहब, वो तो पहले का मामला देखें है ना। जो बातें वो करते रहे हैं वो तकरीबन सारी बातें कहीं ना कहीं होती रही हैं, तो उस पर अमल दरामद हुआ है ना। मैं ये समझता हूँ, ये एक तो शेख रशीद साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये पहले नंबर पर कौन होगी। मुकाबला होता है, कोई पार्टी जीत जाए, कोई पार्टी उसना। अब देखें, जैसे आपने कहा जी शेख रशीद साहब तज्जिया करते हैं, इस तरह करते हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ जाके जलसे किए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह लोगों को गरमाया है, उसमें सारे आज़ाद तज्जिया निगार तो यही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वहाँ गवर्नमेंट बनाएगी। देखें, फिर उन तज्जिया निगारों को आप क्या कहेंगे? सही है। तमाम जो बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, लाहौर से हमारे एक बहुत बहुत प्यारे तज्जिया निगार हैं और हर सवाल पे खुला तजाद भी कहते हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि यार जो सूरत हाल जलसों में बन रही है, जिस तरह अवाम आ रहे हैं और जोश और खरोश है, उसमें लगता है कि पीपल्स पार्टी लीड लेगी। नहीं, जलसा ठीक तो है। पीटीआई के भी बड़े हुए हैं ना। देखिए, मुराद सईद साहब ने तकरीर की, बड़ी आवाम वहाँ पे भी मौजूद थी, और हम ये बात करते रहे हैं कि जलसों में तो हर जलसे में हमें आवाम की एक बड़ी तादाद दिखाई दी है। और लेकिन एक बात इसी में ऐड कर दूं, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जब काबीना की मीटिंग हुई थी इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने लास्ट जो उनकी मीटिंग थी इलेक्शन से पहले की, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई जीत रही है। ये इस बात पे आप यकीनी तौर पर एक तजिया दे सकते हैं? ये तो वज़ीर आज़म ने कहा, शेख साहब तो शायद कहते रहे हैं या उनकी आदत है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो बात शेख साहब ने कही है वो साबित हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने तो यही कहा होगा ना कि हमारी पीटीआई जीत रही है। ये प्राइम मिनिस्टर का कहना हक भी बनता है। हर प्राइम मिनिस्टर या हर पार्टी हेड यही कहता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वो तो जब रिजल्ट आते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब ने जिस तरह नंबरिंग की कि पहले नंबर, दूसरा नंबर, मैं तो उन नंबरों की बात कर रहा हूँ ठीक है। कि उन नंबरों पर सारी चीज़ें आई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन ऐसे होने हैं तो फिर इन पर यकीनन सवालात उठेंगे और इस जमहूरी अमल को अब जो है हमें देखना होगा। दूसरी बात, अब अपोजिशन के पास क्या राय है, अपोजिशन इस बार क्या करती है? आने वाले दिनों में आप देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो आपको पता है ना वहाँ एहतजाज शुरू कर दिया है, और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि अगर हमारे साथ धांधली हुई तो हम यहाँ से एहतजाज शुरू कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा अब दूसरी बात यह है, नकी साहब आप मुझे बताएं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी शहद और दूध की नहरें आ गई थीं, लोगों को रोज़गार मिल गया था, एजुकेशन बेहतर हो गई थी, एजुकेशन इदारे बन गए थे, हेल्थ का निज़ाम बेहतर हो गया था, कि लोगों ने कहा कि नहीं जी ये पीटीआई ने किया है सारा कुछ और हमें इसी को वोट देने? जो हालात यहाँ हैं हमारे इस्लामाबाद में, वही हालात जो लाहौर में है, वही गिलगित बल्तिस्तान में है ना। तो इस सूरत हाल में पीटीआई का जीत जाना, पीटीआई का नंबर 1 बन जाना और शेख रशीद का पहले अनाउंस कर देना मामलात को मशकूक बना रहा है जी। लेकिन धांधली का रोना, जैसे अभी आपने जिक्र किया, बिलावल साहब भी पहले कर रहे हैं, मरियम नवाज साहब ने भी पहले कहा कि धांधली जो है वो हो सकती है, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं। चलिए, उससे पहले तो फिर ये धांधली का जिक्र करना है, क्या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी? उसको क्या हम कोई ये नहीं कह सकते? ये तो वही बात है ना कि जब हार जाए तो धांधली हुई है, नहीं हारें तो फिर तो इलेक्शन ठीक हुए हैं, शफाफ हुए हैं। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो उन्होंने ये बात कही वो उन्होंने इसलिए कही, आपको पता है जो लोग जीते हैं वो पीटीआई की तरफ से या आज़ाद लोग बने हैं, उनमें से आधा से ज़्यादा वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर पिछले इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। और उनको ये कहा गया कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि हमारे लोगों को फ़ोन आते थे और बहुत हम आला हुकूमती शख्सियात फ़ोन करती थी और ये कहती थी अगर तुमने सियासत करनी है और अपनी सियासत बचानी है तो फिर पीपल्स पार्टी को छोड़ दो। और इसी तरह मरियम नवाज साहबा ने कहा है, और उनको तो बहुत सारे लोग हैं, पीपल्स पार्टी का तो एक आदमी छोड़ के चला गया ना, तो नून लीग का तो तकरीबन सारे के सारे लोग चले गए। तो ये कहीं इलेक्शन से पहले ही जो होमवर्क था, इलेक्शन से पहले ही जो तैयारियां हो रही थी, इलेक्शन से पहले जो डिज़ाइन बनाए जा रहे थे वो शेख रशीद साहब के इलम में थे, और शेख रशीद साहब ने जो बातें कही हैं वही रिज़ल्ट आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अब हम अपनी आवाम को कहते रहें कोई धांधली नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है गिलगित बल्तिस्तान में वो वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने उसको मशकूक किया है। बेशक अब वो जो मर्जियाँ कहते रहें इसके वजाहत में और जो मर्जियाँ उस पर राय भी देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा तो इलेक्टेबल्स उधर चले गए ना। बार आए। इसको आप धांधली कहेंगे कि इलेक्टेबल्स जो थे, जो पहले नून लीग के टिकट पे जीते थे, अब वो पीटीआई के टिकट पे जीत गए, क्या इसको धांधली कहा जाएगा? इस पे मैं आपसे राय लेता हूं, आपका जवाब भी लेता हूं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है। सजातरीन साहब, ब्रेक से पहले ये सवाल मैंने आपके सामने छोड़ा था कि धांधली की जब ये बात की जा रही है तो वो जैसे आपने कहा कि नून लीग के बहुत से वो लोग जो पहले नून लीग में थे और इलेक्टेबल्स हैं वो पहले जीत चुके थे और उनकी जीत यकीनी भी थी, वो पीटीआई में आए हैं। तो क्या इसको धांधली कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से बिलखुसूस? देखिए, नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन पर दबाव डाला गया है और हुकूमत ने दबाव डाला है और दबाव डाल के उनको कहा है कि आप नून लीग छोड़ें और पीटीआई में चले जाएं। उसके बाद जितने आज़ाद तज्जिया निगार थे और जो कुछ उन्होंने पोलिंग डे पर और जो उन्होंने बातें बताई वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा अपोजिशन जो इल्ज़ामात लगा रही है धांधली के, वो अपनी धांधली के बारे में वो रिपोर्ट्स भी देंगे, वाइट पेपर भी जारी करेंगे और वो सारी चीज़ें सामने लाएंगे। मुझे मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा ने ये बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्तान के जलसे में ख़िताब करेंगे और वो मुल्तान के जलसे में गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ वो उन इदारों का भी नाम लेंगे, उन इदारों के सरबराहों का भी नाम लेंगे और वो बताएंगे कि किस किस आदमी ने धांधली की और किस किस्म की धांधली की। मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद अपोजिशन के पास एक और इशू आ गया है और अपोजिशन जो है वो इन इंतखाबात को उसी तरह मुस्तरद कर रही है जैसे वो पाकिस्तान में होने वाले गुज़िश्ता आम इंतखाबात को मुलतवी का मुस्तरद कर रही है और वो उन पर इल्ज़ामात लगा रही है। दूसरी जानिब से हुकूमत के पास कोई ऐसी बात करने के कि जिससे ये लगे कि हुकूमत जो बात कह रही है इसका अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम वज़रा और तमाम मुशीर जो मुशीरों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती कर रखी है इमरान खान साहब ने, वो सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे तलखी बढ़ रही है और ये जो तलखी बढ़ रही है इसके मैं समझता हूँ जमहूरियत पर, पार्लियामेंट पर, सियासत पर अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन के साथ बैठ कर बात करे, जो अपोजिशन के ख़दशात हैं दूर करें या जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी कोई इंक्वायरी करे। देखें, यहाँ की भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि जो आपको लगता है धांधली हुई है आप बताएं, एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी भी बनी, बाद में उस कमेटी का क्या बना किसी को कुछ इल्म नहीं है। 2.5 साल हो गए हैं, उस कमेटी ने क्या कार्रवाई की है। ये जो इलेक्शन का अमल है इसको शफाफ बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातों को मिल बैठ कर काम करना चाहिए और अपनी अपनी तजावीज़ देनी चाहिए ताकि इलेक्शन का जो अमल है इसको शफाफ बनाया जाए। अगर इलेक्शन का अमल शफाफ ना बना तो फिर इसी तरह धांधली के इल्ज़ामात लगते रहेंगे और धांधली के इल्ज़ामात जब लगते रहेंगे तो आवाम की जो वोट की अहमियत है वो कम होती रहेगी। जब आवाम की वोट की अहमियत कम होगी तो फिर अब मसाइल हल नहीं हो सकेंगे, फिर मसाइल में इजाफा होता रहेगा। लेकिन इसी नौइयत के जब हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, और ज़ाहिर है अब वो प्रेशर में आके उन्होंने किया या किसी और वजह से किया, ये तो हमारी हिस्ट्री में नहीं रहा। ये खुद नून लीग ने बहुत से ऐसे लोगों को अपनी पार्टीज में शामिल किया, बहुत से लोग यहाँ से चले गए दूसरी पार्टी में चले गए, पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा होता रहा। तो ये तो मेरे ख्याल में यहाँ की रिवायत नहीं है। अगर इसको धांधली करा दिया जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में तारीख में बहुत से ऐसे लकुनाज मौजूद हैं। नहीं, देखिए, दो मुख्तलिफ तरीके हैं, दो मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। एक तो वो जो आज जिसका जिक्र आपने किया कि इंतखाबात से पहले, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बहुत सारे जनाब मुशर्रफ के साथ जो अहम लोग थे उनको मियाँ नवाज शरीफ ने लिया, ना सिर्फ लिया बल्कि उनको वज़ीर भी बनाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं लिया, जिसमें चौधरी ख़ानदान है, ख़ुद शेख रशीद साहब हैं, बड़ी उनसे राब्ते करते रहे उनके लोगों से और बकौल चौधरी निसार अली ख़ान के बहुत मिन्नत समाजत भी करते रहे, चौधरी निसार अली ख़ान की भी मिन्नत समाजत करते रहे और उन्होंने कहा भी कि इनको ले लिया जाए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ नहीं माने थे। एक तो ये है तरीका और इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग ने ऐसे किया। एक वो तरीका है कि जैसे आपने देखा होगा कि जनरल कादर बलोच और इसरारुल्लाह ज़हरी जब अलहदा हुए तो उनको आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने टेलीफ़ोन कॉल किए और उनको कहा कि जी आप हमारी पार्टी में आ जाएं। ये और तरीका है, वो जो मुस्लिम लीग वाले करते रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो यही कुछ करते रहे, अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अल्लाह ना करे कि जो कुछ भुट्टो ख़ानदान के साथ होता रहा है उसका 5% भी अगर शरीफ ख़ानदान के साथ हो गया तो इनकी आने वाली 4 नस्लें कहेंगी हम सियासत नहीं करेंगे। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा
कि शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून वाले जो कुछ करते रहे हैं वही कुछ अब इनके सामने आ रहा है। लेकिन ये एक माजी की बात थी, माजी का हवाला था, मैंने माजी की बात की। लेकिन हमें आगे चलना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। जब आगे जाना है तो फिर मैं समझता हूँ सब लोग बैठकर मुश्तरका तौर पर इसको डिस्कस करें और इसका हल तलाश करें। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जब भी इलेक्शन हो और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगें। अब तो आपको पता है ट्रंप भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं अमेरिका जैसे मुल्क में। तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे पास उस तरह की वसाइल भी नहीं हैं। लेकिन अमेरिका में तो अब जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन अलगोर की दफ़ा भी थे, वो कोर्ट में चले गए थे और फिर वो अलगोर पीछे हट गए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा सिलसिला नहीं होना चाहिए। और हुकूमत जो है अब, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत आगे हाथ बढ़ाए और आए और अपोजिशन से बैठे और बाकी इश्यूज़ पर भी बात करे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के, जो उनके पसंद के चोर और डाकू हैं, उनके साथ वो बैठ जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, आज उनका स्पीकर है, वो उनके साथ बैठ गए हैं, उनका हुकूमती इत्तेहादी हैं। लेकिन जो बाकी अपोजिशन के लोग हैं उनसे वो मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर वो बात नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। शेख साहब के बारे में कहते रहे, वो आज उनके इत्तेहादी हैं, उनके साथ बैठे हैं, शेख रशीद साहब जिनका शुरू में आपने हवाला दिया। यकीनी तौर पर यह मामला तो है। लेकिन दूसरी जानिब अब ज़ाहिर है, अब आपने बड़ी ज़बरदस्त अभी बात की कि अब इंतखाबात हो गए, इन इंतखाबात को भी अपोजिशन जो है वो धांधली ज़दा करार दे रही है, मुस्तरद कर रहे हैं। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें ये फैसला किया गया कि आइंदा का जो नई सूरत हाल है उस पर कोई नया डिज़ाइन जो है वो सामने लाएंगे, नया अमल सामने लाएंगे। उस पर आप क्या समझते हैं, अपोजिशन को कितनी हद तक फ़ायदा या नुकसान हुआ इन इंतखाबात के बाद, और फिर दोनों जमातें वहाँ से फ्री भी हो गई हैं, अब अपोजिशन क्या करने जा रही है? देखिए, एक ख्याल ये था, यहाँ जो इस्लामाबाद के जो सियासी पंडित हैं या सियासी हल्के हैं, वहाँ ये बात डिस्कस थी, हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले, कि वहाँ शायद पीपल्स पार्टी जीत जाए, हुकूमत बना ले, और फिर पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किल होगा कि जो रिज़ाइन की बात कर रहे हैं कि 2 जगह पे उनकी हुकूमत हो, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो और सिंध में भी हो, तो वो इस्तीफ़े दे दें और इस तरह हो, और शायद फिर PDM में कोई दरार पड़ जाए। एक ख्याल ये था इंतखाबात से पहले। लेकिन अब जिस तरह इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई है और हैरत अंगेज़ शिकस्त हुई है, बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के अहम लोग जो हैं वो बड़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास, मौलाना फजल रहमान के पास, ANP के पास अब क्या ऑप्शन रहा है? उनके पास सिवाय एक वाहिद ऑप्शन की आप मुझे बताएं कि क्या मज़ाहमत की सियासत करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा है? मेरा नहीं ख्याल कोई और ऑप्शन बचा है। तो लिहाजा वो हुकूमत अब रोकेगी, कोरोना फैल रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जलसे जो हैं और अवामी इज्तिमा जो है मुलतवी कर दिए कि नहीं होंगे। लेकिन अपोजिशन वो कह रही है, आज भी मियां इफ्तिखार का बयान छपा हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये कहा है कि जी जलसा होगा और तारीख़ी जलसा होगा मुल्तान में। तो मैं समझता हूँ कि मामला जो हैं वो तलखी की तरफ जा रहे हैं, तलखी और बढ़ेगी, बल्कि मामला लड़ाई की जानिब अब जा रहे हैं। अब अपोजिशन के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा कि सिवाय वो मज़ाहमत के करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो उम्मीदें थी लोगों को कि शायद पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी, और जिस शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि वो PDM का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन ये शेख रशीद साहब की बात शायद गलत साबित हो जाए जब वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़े नहीं देगी। अब शायद उनकी ये बात गलत साबित हो जाए और उनको जो लोग उनको ये बता रहे हैं ये अब गलत बता रहे हैं, क्योंकि इन इंतखाबात की शिकस्त के बाद मेरी पीपल्स पार्टी के बहुत अहम लोगों से रात को बात हुई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब जो एक छोटा मोटा वो था कि रिज़ाइन ना दिए जाएं, जो एक आधा पार्टी में पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब इनके पास कोई नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत की जाए। और जब मज़ाहमत की सियासत होगी तो फिर मेरे ख्याल में उसमें रिज़ाइन भी आ जाएंगे और सिंध की हुकूमत भी कुर्बान हो जाएगी, सब कुछ जी वो भी शामिल हो गया साथ में। तो इसका मतलब है कि फिर अपोजिशन को वो जो जैसे आपने कहा पीपल्स पार्टी को अगर हुकूमत मिलती तो ये हो सकता था कि किसी हद तक वो ठंडी हो जाती, उस तरह से मज़ाहमत की सियासत ना करती। तो PDM को ओवरऑल अब हम देखें तो एक लिहाज से स्ट्रेंथ मिली है। मैं समझता हूँ PDM को स्ट्रेंथ मिली है, और मुझे तो ये भी लगता है कि वहाँ जो कुछ हुआ गिलगित बल्तिस्तान में और जिस तरह वो कराया गया, इसका मतलब है कुछ हैं जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब इस तरह रिएक्शन आना चाहिए। आपको पता है कि हुकूमत पर पहले ही दबाव है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पिछले 2 दिन से मोबाइल फ़ोन बंद हैं, आपको सारी सूरत हाल का इल्म है।
तो ये इस तरह का हुकूमत पर इतना दबाव अचानक बढ़ रहा है, इससे मसाइल तो बढ़ेंगे ना। और जब मसाइल बढ़ते हैं और आप मसाइल हल नहीं कर पाते तो फिर नुकसान जो है वो हुकूमत का होता है। अपोजिशन के एंड पे, अपोजिशन के पास तो अब होने के लिए कुछ कुछ नहीं नहीं है, रहा। ज़ाहिर है उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही है। इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, और बिलखसूस चूँकि नाज़रीन मुल्क में कोरोना फैल रहा है और इसके हवाले से बड़े तशवीशनाक जो इस वक्त इजाफा हो रहा है उसका जो फिगर सामने आया है, तो उस पर भी जिक्र करेंगे और फिर क्या इकदाम होने वाले हैं उसकी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल का। सजात तरीन साहब, आज आपके इल्म में NCOC का भी इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने भी कहा, और इसके अलावा बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें स्कूल्स के हवाले से अभी तो बंद नहीं कर रहे, छुट्टियाँ बढ़ाने की बात की गई, लेकिन आइंदा हफ्ते हतमी फैसला होगा। क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल? हालात ये हैं कि अक्टूबर के आगाज़ में, अब मैं फिगर थोड़ा सा शेयर कर दूं कि अक्टूबर के आगाज़ में हमारे पास जो शरह थी कोरोना केसेस की वो 1.6% थी, और नवंबर के आज तक हम ये देख रहे हैं कि वो 7.2% पे पहुंच चुकी हुई है। तो 7 गुना, कम व बेश 7 गुना या 6 गुना बढ़ चुकी हुई है, इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे मुल्क में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन आम आदमी जो है वो कोई हिफाजती इकदाम नहीं कर रहे। आम लोग जो हैं वो मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे। मार्केटों में उसी तरह सूरत हाल है। दुकानें छोटी छोटी हैं, 12-12, 14-14 गाहक जो हैं कि दुकान में भरे हुए हैं, और दुकानदार भी कोई उसका हिफाजती इकदाम नहीं किए जा रहे। एक बात तो ये, जो बड़ी बड़ी स्टोर्स हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, बड़ी चेन्स हैं, वहाँ तो यकीनन ये लिखा हुआ है कि जो कस्टमर गाहक मास्क नहीं पहन के आता उसको अंदर नहीं जाने दिए जा रहे। दूसरी बात यह है कि अगर हमने ये ख्याल ना किया, एहतियात ना की, और जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, तो अल्लाह खैर करे, मौला खैर करे। मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है वो बैठ जाएगा। और ये बात जो हेल्थ के माहिरीन हैं वो कह रहे हैं। मेरी इस हवाले से वो पंजाब में जो हेल्थ के माहिरीन हैं, जो सिंध में हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, जो KP में हैं, उनसे बातचीत हुई तो वो जो सूरत हाल और जो अक्कासी कर रहे हैं, वो जो मंजर कशी कर रहे हैं कोरोना की, वो बहुत हौलनाक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पर फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने चाहिए। दूसरा, वालिदैन की तरफ से बहुत से वालिदैन ने, मुझे अभी मैसेज भी आ रहे थे ब्रेक के दौरान मैंने देखे हैं, और मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके भी कहा कि खुदारा स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो कोरोना से ज़्यादा मुतासर होने का ख़तरा है, और वो बच्चे फिर कोरोना का मर्ज़ लेके घर आएंगे तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इसमें ख़तरे में पड़ सकती है। उन्होंने अपील की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से कि स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए जाएँ, और अगर कोई ऐसी बात नहीं, अगर 2 माह 3 माह स्कूल बंद होते हैं तो वो कर दिए जाएँ, यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाएँ, कॉलेज बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और आज मैं समझता हूँ कि तमाम जो सूबाई वज़रा थे तालीम थे, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें तो ये फ़ैसला नहीं हो सका। हो सकता है कि आइंदा हफ्ते जो है उसमें कोई फ़ैसला हो, और बेशक ये सर्दी की छुट्टियों के नाम पर ही हो, लेकिन स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। स्कूलों का मेरे ख़्याल में खुला रहना, और छोटे बच्चों का वहाँ जाना, और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना फैलने के ख़दशात हैं कि ज़्यादा ना फैल जाएँ। उसके अलावा मैं समझता हूँ, आप देखें कि जो यहाँ हमारे यहाँ इज्तिमा हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ लोग जमा हो रहे हैं, वो जो सूरत हाल है वो और मज़ीद इसको ख़राब करेगी। फिर अपोजिशन का, जैसे हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि अपोजिशन की जानिब से ये बयान आ गया है, उनके PDM के जो सेक्रेटरी हैं अब इंफॉर्मेशन मियाँ इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये कह दिया जी हमारी तारीख जारी रहेगी। और आपने गिलगित बल्तिस्तान में देखा होगा, आप देखिएगा अभी कुछ दिनों तक वहाँ से रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे कि कोरोना की क्या सूरत है। वहाँ जितने जलसे हुए हैं, उन जलसों में चाहे वो हुकूमती पार्टी के थे, चाहे वो अपोजिशन के थे, मैं ये समझता हूँ कि कहीं भी आपने देखा होगा कोई हिफाजती इकदाम नहीं थे। और कुछ 100 में से 4 लोगों ने मुंह पे मास्क लगाए हुए थे, बाकी लोग उसी तरह थे। और कंधे से को दोबारा हो गया, जी, वजीर मुराद अली शाह साहब को हो गया है, आमिर लियाकत हो गया है, अरशद वहीद हमारे जर्नलिस्ट थे, बहुत प्यारे दोस्त थे, वो मतलब इस दुनिया से चले गए हैं कोरोना की वजह से। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से एहतियात नहीं की जा रही। और अपोजिशन जो है वो भी आगे बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हमारी तारीख जारी रहेगी। अब इसमें क्या होना चाहिए?
होना तो ये चाहिए कि हुकूमत को फौरी तौर पर अपोजिशन के जो टॉप लीडरशिप हैं, हस्ब इख्तलाफ की जो बड़ी जमातें हैं, तमाम जमातें के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनको जमा करना चाहिए और उनको जमा करके ये बताना चाहिए कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये कौम के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। लेकिन फिर वही बात कि ये करे कौन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी पसंद के डाकुओं के साथ बैठते हैं और जो उनको पसंद डाकू नहीं होते वो उनके खिलाफ उनके साथ नहीं बैठते। या तो आप परवेज़ इलाही को भी आपने कहा था डाकू है, आज आपके साथ है, उसके साथ आप बैठे हुए हैं, तो क्या अगर आप उसके साथ बैठ सकते हैं मुल्की मफाद में, तो क्या कोरोना के लिए, इस कौम को बचाने के लिए आप एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाते? और आप बैठना, इत्तेहाद करना थोड़ी है, ये तो एक डिस्कशन है ना। और वो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये सारी अपोजिशन को आप बिठाएं, एक बात करें और उन्हें आप रिक्वेस्ट करें कि ये जो सूरत हाल है, इन हालात में एक लिमिट आप उनको दें कि जी आप जून तक, मई तक, अप्रैल तक ये मुल्क की जो मौसम के हवाले से भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अभी सर्दी है और लोग कह रहे हैं जी कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो आप उनको कुछ बताएं, कुछ कायल तो करें। जब आप अपोजिशन से बात नहीं करेंगे और उनको डाकू करार देंगे और अपनी मर्जी के डाकू साथ रखेंगे, तो फिर ये कौम के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, इस मुल्क के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जो पाकिस्तान में जो पैसे वाले आदमी हैं, जो हुक्मरान पार्टी में हों या अपोजिशन में हों या हस्ब इख्तलाफ में हों, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास हर चीज़ है, उनको कोरोना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नकी साहब, एक गरीब आदमी, एक आम मेहनत कश, एक मजदूर जो है, जब उसको कोरोना होता है तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उसका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी तमाम गुस्सा और तमाम नफरत को एक तरफ रख के इस पर कोई बात करनी चाहिए, कोई मौसर पॉलिसी बनानी चाहिए या कोई ऐसी कमेटी बना देनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, को अपने जो लोग हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, शफकत महमूद साहब हैं, अपोजिशन से ये बात कर सकते हैं, खुद परवेज़ खटक साहब हैं, उन लोगों को आप देखें कितनी नाइंसाफ़ी है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जब तोसी का मामला था, इसी हुकूमत ने कमेटी बनाई, इसी हुकूमत ने अपोजिशन से राब्ते किए, इसी हुकूमत ने बातचीत की और मुश्तरका बिल मंजूर हो गया। लेकिन जब कौम का मामला आया है, हेल्थ का मामला है, सेहत का मामला है, हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, लोगों को बता रही है कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। भाई आप एक कमेटी बनाएं, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं बैठना चाहते, आप दूसरे लोगों को शामिल करें जो अपोजिशन से बात करे और अपोजिशन की जो तरीके हैं, अपोजिशन का ये जो एहतजाज है, इसको रोका जाए, वरना मसाइल बढ़ जाएंगे। हमारा हेल्थ का सिस्टम अभी जो है वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहा, लोगों को आप यकीन करें अभी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। सर, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, हुकूमत की एक जिम्मेदारी है, उसे अदा करनी चाहिए, ये अपनी जगह पे है। मगर क्या अपोजिशन के कंधों पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्या उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया? क्या उनके इल्म में नहीं है कि कोरोना क्या है? क्या सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है? वही पीपल्स पार्टी जो जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तो वो बार बार लॉकडाउन की बात कर रही थी, एहतियात की बात कर रही थी। क्या ये जो मुराद अली शाह है, वज़ीर आला सिंध जो है, ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते? क्या सिंध में उनकी अपनी आवाम नहीं है? पूरे मुल्क में उनकी आवाम नहीं है? उन पर भी तो कोई जिम्मेदारी आयद होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हुकूमत में जो आदमी होता है, जो मुल्क में फ्रंट सीट पे बैठा होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ होता है, हर चीज़ का, पूरी कौम का जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, अपोजिशन वाले नहीं होते। अपोजिशन को तो ये काम होता है कि हुकूमती पॉलिसियों पे तनकीद करना। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कौम की हिफाजत करे। प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी होती है। देखें, आपको याद होगा जब सर उससे तो इनकार नहीं है, जब इंडिया वाला मामला हुआ तो उस पर जब अपोजिशन ने कहा कि जी हमने दबाया थोड़ा सा और तनकीद की हुकूमत पर, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये नहीं कहा कि क्या हम हमला कर दें, आप ये चाहते हो कि मैं जंग शुरू कर दूं। तो काम जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है। और प्राइम मिनिस्टर अपने लिए ना सही, बाकी इख्तलाफात बेशक रखें, इन सबको अंदर कर दें, 100 साल इनको कह देते हैं, लेकिन कौम के लिए तो कम अज़ कम इनके साथ बैठ जाए ना। कौम के लिए, जो कौम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, जो कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, आप यकीन करें कि जिस फैमिली में कोरोना आ रहा है वो इतनी मुश्किलात का शिकार हो रही है कि बयान नहीं किया जा सकता। तो इस पर मौसर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हमारी कौम जो है वो बचे, हमारे बच्चे जो हैं बचें। और स्कूल अगर 6 महीने या साल के लिए बंद करने पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, हमने बच्चों को तो बचाना है ना। बिल्कुल, इसी पैगाम के साथ ही एतजाज नकी और सजाद तरीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।